जय गुरु जी। आज थोड़ा सा ना इमोशनल, पता नहीं क्यों आ रहा हूँ। मे बी समाधि के पास है हूँ और उस दिन के आसपास थोड़ा सा अजीब लगता है कि हर बार उस मोमेंट को हमें दोबारा जीना पड़ता है। बट फिर भी गुरु जी आपका शुक्राना जो इतने प्यारे माँ बाप दिए, और शुक्राना की इतनी प्यारी संगत दी, और शुक्राना की इतने प्यारे माँ बाप और संगत से मिलाया। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपनी जर्नी कैसे गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई उसका थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। हुआ क्या था कि मैं सत्संग कभी सुनाता नहीं था, ना कभी मुझे आता था। तो जय गुरु जी सबको। मैंने यही अब देखा है कि सब कहते हैं ना कि तुम इतना बोलते हो, तुम्हारे में इतना ज्ञान। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे सिर्फ ये पता है कि ये एक प्रैक्टिकल गुरु है। ये आपकी ज़िंदगी में जो होता है उसी से ही सिखाते हैं आपको। मैंने यही सीखा कि गुरुजी के साथ जो कहते थे ना कि अगर तुम्हारा भाव चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा, तो मैं उसी से ही चला। और मुझे वही अल्टीमेटली आज तक यही समझ में आया है कि अगर आपका भाव सच्चा तो आपकी कोई भी की हुई बात भी गुरुजी एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको सही राह पे डालेंगे, अगर आप गलत हो तो भी। तो 7 जुलाई का सत्संग मैंने हर जगह शेयर किया, सबको पता है कि कैसे गुरुजी के यहाँ पे मैं गया था। मेरे को सेवा चाहिए थी, नहीं था नाम, फिर भी सेवा बख्शी गुरुजी ने। तो जब मैं वो सुनाना चाहता था और एक जगह पे गया था सुनाने, तो वहाँ पे ना सुनाने के लिए उनको पता था ये आएगा सुनाएगा, तो जस्ट एज अ ह्यूमन नेचर आई वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक। क्योंकि पहले किसी ने बोला मैं बोलूँगा, उसने बोला वो बोलेगी, ये बोलेगा, ऐसे करते 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 सत्संग खत्म हो गया। तो मैं चुप करके घर आ गया। मैंने सत्संग उससे पहले भी नहीं सुनाया और उस दिन भी नहीं सुनाया। तो अगले दिन मेरे को एक अंकल का फ़ोन आया कि आपको, आप ऐसे लग रहा था कल आपके अंदर एक सत्संग है जो आप शेयर करना चाहते थे, आपकी फेस पे था लेकिन वो बाहर नहीं आया। मैं अंकल मौका नहीं मिला मुझे सुनाने का। कहते मौका क्यों नहीं मिला? आपको पता है आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे? तो मैंने बोला पहले तो मुझे ये नहीं पता, मेरा चैनल है। कहते जब आप जीमेल खोलते हैं तो आपका एक यूट्यूब पे चैनल बन जाता है ऑटोमेटिकली। मैंने कहा अच्छा। कहते कि कितने सब्सक्राइबर आपको पता है? मैंने कहा की करेंगे वो सब्सक्राइबर, वो खाली जगह पे सर मारने जाएंगे। मैंने यही बोला था उनको। कहते आपको पता है कितने हैं? कहते 786। कहते ये गुरु का हुक्म है आपके लिए कि आप जाओ और अपना सत्संग सुनाओ। मैंने कहा अंकल इससे क्या हो गया? कहते कुएं का मेंढक बन के कब तक रहोगे जब गुरुजी आपको पूरा समंदर देने को तैयार है। मुझे उनकी बात ठीक लगी। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। मैं इसी रूम में बैठा था गुरुजी के सामने, मैं कैमरा ऐसे ही ऑन किया और मैं सिर्फ देखता जा रहा था कैमरे में अपने आप को। मैंने कहा गुरुजी अगर इसके बाद मैं जो बोलूँगा वो आप बुलवाओगे, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने सिर्फ एक बार ऑन किया वो कैमरा। आई स्टार्टेड नरेटिंग माई ओन एक्सपीरियंस, जो 7 जुलाई को हुआ क्या हुआ। जब वो सारा हो गया उसको मैंने सामने देखा, बंद किया, यूट्यूब पे पोस्ट किया और सो गया। और उस दुनिया बदल गई। उसके बाद जब मैं मंदिर जाऊं तो मेरे को आगे से कोई बोले ना, वो बोले अंकल कैसे हो आप, तब मेरे को वही हो बार बार कि इन्होंने मेरे को ऐसे बुलाया है। तो फिर जब काफ़ी लोगों ने बुलाना शुरू किया तब मैं वापस गया यूट्यूब पे देखने के लिए ये क्या हुआ है। 21,000 लोगों ने उसे एक दिन में देखा था। तो मुझे वो बात समझ में आई कि वो कुएं का मेंढक क्यों बोला और समुंदर क्यों देना है, वो मुझे समझ नहीं आया। फिर मुझे लगा कि मुझे अपना एक और सत्संग जो है वो मेरे को शेयर करना चाहिए, जो मैंने बताया था कि कैसे मैं आया था अपने ऑफिस और कैसे वो मेरे साथ थे एक लेडी के रूप में और मैं उनको पहचान नहीं पाया। लेकिन वो एक ही चीज़ बोल के गए थे उनमें। जब मुझे उन लेडी को मैंने ड्रॉप किया था तो उन्होंने पीछे से आके एक आवाज़ आई थी, ब्लेस यू अंकल। और वो मेरे से बहुत बड़ी थी उम्र में। तो जब उन्होंने बात बोली थी ना तो मैंने वो भी बताया। तो ये जो एक्सपीरियंसेस थे मेरे, इन्होंने आगे बढ़ना सिखाया मुझे सारे। कुछ ऐसे सत्संग है जो मैं कभी शेयर नहीं किए थे और मैं खुद भी भूल गया था, लेकिन गुरुजी ने याद दिलाए। तो उस दिन दीपक अंकल से जब बात हो रही थी तो कहते अपने सत्संग भी सुनाया करो। मैंने कहा भी गाल सही है। मैं हमेशा थैंक यू करके थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा लीवे ले लिया है, सॉरी।
तो आई एम ट्राइंग टू नरेट माई ओन्स ऑल्सो। तो इसमें क्या हुआ था कि जब ये 7 जुलाई का हुआ, नहीं नॉट 7 जुलाई, जब हम हनुमान जी को लेके आए थे घर पे, तो उसके बाद मैं हमेशा डरा रहता था कि ये दरवाज़ा बंद रखता था कि कोई भी अगर आएगा ना, मेरे को पता था कहीं देखेगा तो कोई ले ना जाए, कोई बोले ना। कोई आता था तो मैं खड़ा हो जाता था सामने, जैसे दिखे ना, तो किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया था। तो गुरुजी के साथ जो एक ड्रीम दर्शन हुआ था, उसमें गुरुजी ने जब मुझे समझाया था, जब पहली बार मैं मल्टीलिंगुअल गया था, तो मैं इतना डरा हुआ था, तो मैं गुरुजी को बोल के सोया था, गुरुजी मैनू नहीं आता, मैनू नहीं पता की करना, तुसी मैनू गाइड करो। मैं जब बैठ सो के उठा था उसके ड्रीम में, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था ना, तो मुझे वो बता रहे थे ऐ सुनाना है। तो मैंने एक ना कॉपी पेंसिल पे लिखा हुआ था सारा कुछ उस ड्रीम में, और मैं बड़ा हीरो बन के उनको दिखा रहा था। मैंने कहा यार गुरुजी ऐ वाला वो सुनते जा रहे थे। सुनते सुनते ना उन्होंने कहा ऐ वाला कट दे, ऐ भी कट दे। तो मैं अपने ना उस टाइम पे मैं में था कि शुरू हुआ था। मैंने गुरुजी ये तो अच्छे हैं। गुरुजी कहते हैं नहीं पाने। फिर उन्होंने कहा जो ऐसे हो रहा था, उन्होंने एक चीज़ बोली, हनुमान वाला नहीं पाया तू। मैंने उनकी तरफ देखा ना, कहते आपस सुनाना है और चंगी तरह नाम सुनाना है। मुझे अपनी अपनी हैंड राइटिंग आज भी याद है। मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा था हनुमान जी, और उस दिन के बाद सब जानते हैं। लेकिन जब ये हुआ था हनुमान जी वाला, उसके अंदर उसके बाद जो हुआ था ना, वो यहाँ ही जो नीचे सत्संग हुआ था हमारा, उसमें हुआ। एक बुजुर्ग आंटी ने मुझे बुलाया, कहती एनू बुला के लेके आ। तो जब वो मुझे लेके आए, मैं थोड़ी मस्ती में था, अभी सत्संग खत्म हो गया था, बच्चों की तरह हम लोग घूम रहे थे। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया ना, कहते ना किए तेरा। मैंने कहा हाँ जी। कहते तेनू पता है मैं गुरु जी के टाइम की संगत था। मैंने कहा वाह आंटी, अच्छा लगा कि आप आए हो, हमने कभी देखा ही नहीं यहाँ पे। कहती ना तो दस दे। मैंने कहा वैसे तो मेरा नाम करण जोरा है, बट गुरुजी ने मेरे को एक नाम दिया। कहती केड़ा। मैंने कहा भोले अंकल। कहती तू बोला ही है, और अपना ना हाथ आगे ऐसे किए सर के पीछे, और एक जफी भाई। मुझे वो भूलता ही नहीं है टाइम, क्योंकि जब वो उन्होंने भाई ना, तो एक अलग सा सुकून मिला मुझे, जो कहते हैं ना अशांति आपके अंदर होती है, वो फील हुआ। और जब मैं हुआ ना, मैं उनको देख ही रहा था, यही गुरुजी की माया है कि वो हर वक्त खतना को कुछ ना कुछ भुला देते हैं। तो उसी वक्त एक आंटी आई, कहती जल्दी लंगर करो, लंगर खत्म होने वाला है। मैंने कहा मैं आंटी से बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं चलो चलो चलो। तो वहाँ पे एक खड़ी थी आंटी, आज वो नहीं है यहाँ पे। तो उनको मैंने बोला आप ना इनका नंबर नोट कर लो प्लीज़, मुझे आंटी से बात करनी है। कहती हाँ मैं अभी करके आपको भेज रही हूँ। उन्होंने जैसे ही मैं लंगर करने लगा, नंबर आ गया था मेरे पास, तो मैंने उसको फीड किया आंटी जी के नाम से। वो नेक्स्ट डे बोला थैंक यू आंटी, आपने कल मिले, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो उन्होंने तो आगे से कोई जवाब नहीं दिया, वो बात चली गई। तो एक दिन मैं हम लोग यहीं बैठे थे, हम सारे जो दोस्त हैं यहाँ पे सोसाइटी वाले। तो मैंने उनको बोला अपनी बेटी को नहीं बुलाया आपने, उसको भी बुला लो। मैंने कहा क्या इनविटेशन देना है? मैं देता हूँ, मुझे नंबर दो। उन्होंने जब वो नंबर दिया, मैंने टाइप किया उनकी बेटी का, तो लिखा हो आंटी जी। मैंने कहा ये फीडेड है और आंटी जी। मैंने सोचता रहा, मैंने कहा, फिर मैंने बोला, मैंने कहा यार ये नंबर आपकी बेटी का है? कहते हाँ। मैंने कहा यार ये तो उन आंटी का था जिन्होंने उस दिन मुझे बुलाया और कहा कि मैं पुरानी संगत हूँ। कहते नहीं ये मेरी बेटी का है, उस दिन भी तुमने एक मैसेज किया था कि थैंक यू आंटी, आपसे मिलके अच्छा लगा। मैंने कहा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि बेटी का है। तो मैं उन जब बैठे थे ना दोनों, मैंने कहा कुछ स्टैम्प गुरुजी भी लगाते हैं। हमारे बीच में एक नंबर छोड़ के गए, जो हम में से किसी को नहीं पता था किसका है, सिर्फ उसके माँ बाप को पता था कि वो उनकी बेटी का है, क्योंकि हमने कभी नंबर लिया ही नहीं उनकी बेटी का। जब उन्होंने दिया ना, तब मेरे को वही हुआ। मैंने कहा आप आते हो, पता क्यों नहीं चलता आपके आने का। यही उनकी माया कि पर्दा डाल के लेकिन प्यार दे के जाते हैं। शायद उस दिन मेरा वो भाव हनुमान जी के लिए जो था, उसके लिए उन्होंने एक बार मुझे आके बोलना था इस बात पे, या कुछ भी हो सकता है, बट आई टेक इट लाइक दैट। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए मैं शेयर कर सकता हूँ। अभी रिसेंटली भी ऐसा ही कुछ हुआ कि मैंने पोस्ट किया था ये, जो शुक्राने के लिए था, लेकिन उसका सत्संग कंप्लीट हुआ तो मैं आज ही सुनाऊंगा। मैं जब अपने ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा रहा था, तो वहाँ पे जाते जाते कितनी गर्मी थी, तो मैं बोलता हुआ जा रहा था अपने मन में, या क्या गर्मी सी है, क्यों मेरे को इधर उधर आना पड़ता है। अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं ठीक था, इधर क्यों आया, उधर क्यों बैठा हुआ है, जस्ट लाइक दैट, थोड़ी सी नेगेटिविटी इन गर्मी है। तो मैंने देखा कि एक आंटी ना बैठी हुई थी वहाँ पे पास में ही। उन्होंने ना जैसे वो एक जाली सी लगी थी, उस जाली पे वो सीमेंट फेंक के छान रही थी। तो जब वो छान रही थी तो मैंने देखा हाँ छान रही हैं। तो जब मैं आगे गया ना, मुझे अजीब लगा। मैं कहा गर्मी में बैठे हैं, बिल्कुल तपती गर्मी में, और यहाँ क्यों बैठी हैं। मैं जब पलटा ना उनकी तरफ, तो वो मुस्कुरा रही थी बहुत ज़्यादा। तो जब हंस रही थी तो मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा अम्मा क्या बात है, बहुत हंस रही हो। कहती हंसू नहीं,
मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस उम्र में भी मैं नौकरी कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से निकल के मैं अपने घर जाऊँगी, अपने परिवार के साथ बैठूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आज मैं जब रात को सोऊंगी अपने घर पे, सुबह फिर मुझे भगवान उठाएगा और नौकरी पे लेके आएगा। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। मैं उनकी बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ज़रूर उसकी वीडियो पोस्ट करी, लेकिन फिर मैंने किसी से पूछा भी, उस बिल्डिंग का जो है वो, उसका जो मैनेजर है उससे मेरी वैसी बात हुई, तो मैं उसको बोला, मैं कहा तुम लोग किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन करा रहे थे नीचे। मैंने कहा छोटी छोटी टाइलें लगाने के लिए तुमने पता है इतनी बुजुर्ग आंटी को बिठाया हुआ था, वो बाहर बैठी है गर्मी में और तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो ऐसे है। थोड़ा सा तो ह्यूमन हो जाओ यार। कह रहा केड़ी कौन सी टाइलें, हमने कुछ नहीं कराया। मैंने कहा नहीं, जो नीचे वहाँ पे बैठाया था। कहता वहाँ पे कुछ नहीं है, और प्लस हमारी यूनिवर्सिटी का स्टाफ होता है, ये बाहर से तो हम बुलाते भी नहीं इनको। तो मैंने एडमिन में पूछा तो उन्होंने कहा हमारे बाहर से कोई नहीं आया था उस दिन। तो मैं जब वो बात सुन रहा था ना, तो मैं उस दिन के बाद चुप हो गया। मैंने कहा मैं आधे सत्संग शेयर करने लग गया हूँ, पूरे आप अपने आप ही कराना। तो आपके सामने कब वो आपको कौन सी सीख देके जाते हैं, दैट इज़ गुरु जी, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से। मेरे को सच में कुछ नहीं आता, मैं आज भी ये बोलता हूँ, मैं सिर्फ सीखता हूँ कि वो क्या बोलते हैं, कैसे चलाते हैं और क्या दिखाते हैं। इसी में लाइफ में जब मैं चल रहा था आगे, तो काफ़ी चीज़ें मैंने भी स्पेंड करी हुई। हम लोग ड्रीम दर्शन को थोड़ा लाइटली लेते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि कोई कहता है ना कि मेरे को कल रात को गुरु जी का ड्रीम आया। मेरे को आज तक ऐसा ड्रीम नहीं आया कि मैं बोलूँ कि आपके लिए ऐसा कुछ बोला है या आपके लिए बोला है। उन्होंने जब बोला है कुछ बोला है, उसमें किसी का कुछ नहीं था। सिर्फ एक बार हुआ था, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ समझाया था वो क्या था, एंड इट गॉट कनेक्टेड टू सर्टन ह्यूमन बीइंग। तो ये ड्रीम दर्शन का मैं एक छोटा सुनाना चाहूँगा, थोड़ा लंबा हो जाता है कभी कभी। वो आंटी नहीं आए अगर आते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता कि मैं उनके सामने बोलता आंटी एनजी हो ऐसी, तो कहती हाँ चलो कोई नहीं, वो कभी आएंगी तो मैं फिर दोबारा उनसे बात करूँगा। ये 2 अक्टूबर का सत्संग है जो गया है यहाँ से। उस दिन मैं दोपहर को सोने लगा था 3:30 बजे करीब। जब मेरी थोड़ी सी आंख लगी ना, तो गुरुजी एकदम से सपने में आके कहते हैं ए आंटी को पच के जा। मैंने ना इतना याद किया कि वो कुछ शक्ल फेमिलियर है और मेरे को पता नहीं था वो कौन है। तो मैंने आंखें खोली और मैंने ना रियलाइज़ किया, मैंने कहा इनको देखा है, मेरे को याद आ गया। मैं कहा ये एक अंकल हैं, उनकी मम्मी है ये। मैंने इमीडिएटली उसको फ़ोन किया, मैंने कहाँ पे आया, कहता घर पे। मैंने कहा यार मैं ना आंटी से मिलने आ रहा हूँ, सरप्राइज़ है, बताएगा तो नहीं। कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं बताऊँगा। मैं आंटी कितने। कहता वो ना अपने कमरे से बाहर नहीं आया सुबह को। मैंने कहा अच्छा सुबह तो बाहर नहीं आए, चल बदसी ना में आ रहे हैं। मैं कितने रहना है, उसने कहा उत्तम नगर। तो मेरे किसी ने बोला कि वहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल होगा जाने में, आप मेट्रो ले लो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि नोएडा से दूर था काफ़ी। तो जब मैं मेट्रो के लिए जा रहा था, ये सब एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएंगी क्यों मैं इतनी लंबी कर रहा हूँ। तो जब मैं मेट्रो के लिए वहाँ गया, तो वहाँ पे इतना रश था उस मेट्रो में कि कम से कम 1000-2000 आदमी उसके अंदर था और 1000 बाहर खड़ा था जो उसके अंदर जाना चाहता था। मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया, मैं आज जब भी बोलता हूँ कि मेरे को अभी तक वो फीलिंग नहीं समझ में आई कि जब ये हुआ तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने क्यों लग गया। मैं पता नहीं क्यों भाग रहा था, और सामने देखा एक खाली मेट्रो खड़ी है जिसमें एक लेडी आगे खड़ी है, मैं हूँ और एक और बंदा है। आराम से बैठा विकासपुरी तक गया। वहाँ जाके उन्होंने ये बोला कि अंकल यहाँ से 2 स्टेशन ऊपर जाओगे ना, 2 फ्लोर ऊपर, तो एक मेट्रो लोगे वो आपको आगे ले जाएगी, वो उत्तम नगर है। मैं वहाँ उतरा तो मैंने बोला ये जो है कितने लेगा ये रे ऑटो वाला। कहता कि ना मैंने 10 रुपये लेने हैं। मैं कहा ठीक है। जब मैं गया उसने कहा 50 रुपये। मैं कहा यार तू तो 10 कह रहा था। कहता अगर सवारी ढूंढोगे ना तो 50 हो जाएगा। मैंने कहा वो मैं सवारियाँ ढूंढूँ पहले यहाँ पे खड़े हो गए। मैं कहा मेरे को नहीं ढूंढनी। कहता यार फिर आप सबसे आगे चले जाओ। मैं उससे आगे गया, बैठा, घर आया। मैंने कहा आंटी ने 10,000 देनी। कहते नहीं आंटी नहीं आई अपने कमरे तो बाहर। मैंने कहा चल ठीक है। उनका घर ऐसा था जैसे बेसमेंट जो पार्किंग होती है ग्राउंड फ्लोर एंड देन फर्स्ट फ्लोर। जब मैं वहाँ फर्स्ट फ्लोर चढ़ रहा था ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था इस तरफ से गूज बम्स आ रहे थे जैसे कोई चीज़ जा रही है अंदर से। तो मैं ऊपर आया ना, तो मैंने जब देखा वो आंटी दरवाजे पे खड़ी थी हाथ में तेल की शीशी लेके, और वो ना ऐसे अजीब सी इमोशनल होकर देख रही थी। तो मैंने पहले उसको कोनी मारी जो पीछे था। मैं कहता तेरे को मना किया था बताने से, तुमने फ्री बता दिया। कहता मैं आप पे आना है बार किन जा गए, मैं तो नहीं दसिया उन्होंने, मैं किसी को भी नहीं दसिया। मैं जब गया उन्होंने पता नहीं क्यों तेल चोया और गले लग के रोना शुरू कर दिया। पता नहीं बोली जाए तुसी आ गए तुसी आ गए। मैंने उसको पूछा उनके बेटे को क्या हुआ क्या है। कहता मैनू नहीं पता क्यों रो रहे हैं। बैठे आंसू पहुँच के ना एक ही चीज़ कहते कहते तो गुरु जी ने भेजा है ना। मैंने कहा नहीं आंटी नहीं भेजा, ऐसे नहीं बोलते। क्योंकि आप किसी घर जाके बोलो मुझे गुरु जी ने भेजा है तो अपनी ईगो बूस्टिंग की बात होगी। और जो मेरे को था मैंने कहा मैं इसे मिल के आ जाऊँगा, क्योंकि गुरु जी का हुक्म था कि मिल के आओ, कुछ बोल के नहीं आओ।
जब मैं वहाँ गया तो आंटी कहती झूठ बोलना बंद करो। आज मैं जो सवेरे अपनी भैन नाल गल कर रही सी ना, तो उन्हें कहा कि मैं आ रही हाँ तेनों मिलन। मैं क्या अच्छा असी आ जाओ, तो उन्हें कहा तुसी मैं इत्थे रहनी हाँ। कहते असी नहीं आवांगे, असी इस जगह ते नहीं आ सकते। कहती मैं पंजाब से शिफ्ट हुई तो मैं कहते मैं गुरु जी के सामने रोंदे रोंदे सो गई कि गुरु जी हुण मेरे घर कोई भी नहीं आएगा। हाँ, मेरी अपनी भैन नहीं आ रही है मेरे घर। कहते मैं रोंदे रोंदे 3:30 बजे जब सोई तो गुरु जी ने कहा कहती रोना बंद कर, मैं 1 घंटे से अपना सब तो प्यारा तेरे को भेज रहा। तो उन्होंने मुझे खुद बताया ये बात, कहती तुसी निकले, तुसी मैट्रो ते गए, तुसी मैट्रो देख के डर के दूजी तरफ भजन लग गए, तुसी फिर मैट्रो से बह के थले आए, फिर तुसी सवारियां ढूंढ रहे सी ना। मैं कहा हाँ जी आंटी। कहते फिर तुसी जो इत्थे आए ना, गुरु जी ने कहा कि चल आ गया हूँ मिल उन्होंने जाके। कहते मैं जैसे दरवाज़ा खोलिया तुसी सामने खड़े सी। तो क्या आप इसको सोच सकते हैं, 2 लोग एक अलग अलग जगह बैठे हैं, मैं नोएडा वो उत्तम नगर, वो मुझे देख कैसे सकती हैं, वो गुरु जी करते हैं। क्योंकि किसी ने उससे 2-3 दिन पहले ही मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि ड्रीम दर्शन में लोग अपने आप बोलते हैं, उनका मन करता है जो ठीक है वो उनके अपने भाव, मैं उसको काउंटर नहीं करना चाहता, सबके अपने भाव है, मेरा सिर्फ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जिससे मुझे समझ में आता है। तो उन्होंने को जब मैं ये किया तो उन्होंने क्या कहती गुरु जी ने कैसी थोड़ी 2 ड्रीम्स ने, पहली दसो। मैंने कहा मेरा ना मन था लेकिन मैं जा नहीं पाया, मैंने उज्जैन महा भी नहीं बोला, उन्होंने उज्जैन महाकाल का प्रसाद मेरे हाथ में रख दिया। तो मैंने जब ऐसे किया मैंने कहा ये क्या है, कहते गुरु जी ने कैसी आएगा इनू दे दी। मैंने कहा ये कहाँ से आया, कहती मेरे तुहाडे असी ना नेबर साडे जेडे ना सानू सवेरे पता चलिया वो गए सी उज्जैन महाकाल, तो उन्होंने प्रसाद दिता तो मैं तुहाडे वास्ते रख लिया। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा जो मांगा मिल गया। तो उन्होंने कहा फ़ोन आया और वो दूसरी रूम में चले गए। जब वो उस रूम में बैठे थे तो मैंने अपने उसको बोल रहा था एक्साइटेड होके बच्चे की तरह, मैं कहा यार पता नहीं उम्र निकलते जा रही है बट मेरा बड़ा मन है कि काश मैं लाइव दर्शन कर सकूं कैलाश पर्वत के। जब मैंने इतनी सी बात बोली ना तो यहाँ से एक फ़ोन मेरे सामने आया, मैंने देखा आंटी क्या है, उसमें कैलाश पर्वत के लाइव दर्शन हो रहे थे। मैंने कहा ये क्या है, कहती मेरा छोटा मुंडा ना कैलाश पर्वत के सामने बैठा है और मैनू लाइव दर्शन करा रहा है। तो मैंने वहाँ खड़ा हो गया डर के, मैं कहा ये क्या जगह है, मुझे नहीं समझ में आ रही, मैं कहाँ आया हूँ, ये जगह है जिंदा या ये गुरु जी क्या कर रहे हो। तो वो कहती है गुरु जी ने क्या सिया करेगा 12 भी फड़ के ना इनू पाठ कराएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे जपजी साहब के पाठ लगाया और मुझे बिठा दिया, कहते हूँ तुसी ध्यान लाना है। तो यही गुरु जी ना शांत करने के लिए कहते हैं। तो मैं जब शांत हुआ तो उन्होंने वो कहा कि आप सिर्फ आंखें बंद करो। बंद करते ही मैं चला गया नानक सर गुरुद्वारे लुधियाना। जब मैं वहाँ गया तो गुरु जी उसमें दिखाया कि मैं सचखंड जो नीचे बेसमेंट में है वहाँ बैठा हूँ अकेला। गुरु जी बार बार बाहर आते हैं और मेरे को हमेशा एक ही चीज़ रहता है बैठा रहे और आके जाते हैं, सारी जगह घूमते हैं, फिर आते हैं, फिर कहते हैं बैठा रहे, बस यही होता रहा। और मैं उनको देखता रहा। 1.5 घंटे के बाद जब वो ख़त्म हुआ, जब मैंने अपनी आँखें खोली तो आंटी मुझे देख रही थी, कितने गई थी। मैं कहा आंटी नानक सर। कहते कितने, मैं लुधियाने। कहते थानू पता है आज बहुत बड़ा दिन है, आज पूर्णमाशी है। इस दिन ना उत्थे सब तो ज़्यादा बड़ा लंगर होता है, सारे अपने घर तो लंगर बना के आते हैं बैठते हैं। मैंने कहा बट इसका एक और भी है, मेरे जो ग्रेट परदादा जी जो हैं वो वहाँ पे इतनी सेवा करते थे, हमारे सारे बड़े जितने थे। मैंने कहा उनका नाम सबसे ऊंचे सेवादारों में उन्होंने डाला था महाराज जी ने। मैंने कहा वो मुझे यही याद दिलाते हैं कि मेरे बुजुर्गों का बोया हुआ बीज शायद आज मैं खा रहा हूँ, नहीं तो मैंने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से मुझे समझ में आए कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा गुरु जी याद दिला रहे हैं कि तुम अपने पूर्वजों की उतनी ही रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आज जहाँ तुम खड़े हो तुम अपने बड़ों की वजह से ही खड़े हो। तुम अपनी मैं में ये तो बोल सकते हो कि ये मैंने कमाया है, तुम्हें सिखाया किसने, बनाया किसने, यहाँ लाया कौन। वो अब सिर्फ मेरे को समझ में आया। तो फैमिली की वैल्यू यही थी। तो मेरे को वो सत्संग के बाद जब मैं खड़ा होकर घर जाने लगा ना तो आंटी मुझे कहती मेट्रो भी खाली मिलेगी। मैं कहा आंटी चलो, मेट्रो खाली, और सच में ही खाली थी। मैं अकेला बैठ के पूरी बड़ी सी मेट्रो पे आया था नोएडा। तो जो मैं उतरा ना मैं बड़ा खुश था। मेरे को कहती क्या हुआ आज बड़े हंसते हुए आया हो। मैं को मैं कमला और मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे बात मत करो। तो मैंने ये सत्संग शेयर ही नहीं किया कभी कहीं, मुझसे हुआ भी नहीं। अभी आज सुबह एक अंकल ने मुझे बोला आपका वो जो उत्तम नगर वाला सत्संग है ना वो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देता है। मैं कहा पहले सुनाया कहाँ है मैंने, मेरे को ये बताओ। मैंने कहा मैं इमोशनल हो कहीं कोई बोल तो नहीं आया कहीं पर, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है। तो वो हुआ है कहीं रिकॉर्ड मैंने मैं ना कमला हो जाता हूँ बोल देता हूँ, मुझे लग रहा है मुझे अपनी जबान पे काबू नहीं है।
ये चीज़ जब हो रही थी ना, तो उसके बाद मेरे को ना रिसेंटली पिछले 2 हफ्ते में गुरुजी ने ना बहुत फास्ट फॉरवर्ड कदम काटे, फास्ट फॉरवर्ड। हर दिन एक ऐसा दिन था मेरे लिए, मेरे को समझ नहीं आया। आज मेरे ऑफिस से कोई आया, इनके सामने ही मैं सीढ़ियों से गिरा था और बुरी तरीके से गिरा था। लेकिन भाव में पता नहीं ऐसा क्यों था, जब गिरा ना मुझे एकदम से लगा कि इससे भी बुरा हो सकता था। मैंने इनके वही बोला, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, नहीं तो मेरे को और भी हो जाता। वो और बात है कि जब ये पलट के वहां से गए ना, तो मैं अपनी टांग पकड़ के रो रहा था। तो मेरे को ना देवेश कह रहा कर अभी तो हीरो बन रहा था। मैं कहा यार लेडीज के सामने कैसे बोलूं, लग गई है चोट। मैं लड़ाता हूँ, बड़ी मुश्किल से घर आया और मेरे को आंटी ने बोला मुझे कहीं जाना है। मैं चुप करके ले भी गया, सारी जगह वापस आया। फिर मैंने बताया मेरा पैर दर्द हो रहा है, तो मेरे यहाँ पे अभी भी दर्द होता है, यहाँ सारा। लेकिन वो भी कर्म थे, वो काट रहा था मैं। और रिसेंटली अभी एक ऐसी चीज़ हुई थी जो मैं आज अपने माँ बाप के सामने शेयर करूँगा, कि मेरे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज करके किसी ने करण जोहरा की आइडेंटिटी बना ली थी। है डॉक्यूमेंटेड है, मेरे पास स्क्रीन शॉट्स हैं। उसने मेरे नाम पे अकाउंट भी खोल लिया, अपनी वाइफ को एक नया नाम दे के मेरी वाइफ बना के वो भी खोल लिया। मुझे लगा वो ईमेल एड्रेस की फॉर्जरी है, और मैंने यही सोच के इनको चुप करा दिया कि यही था। ये नहीं बताया कि वो बहुत बड़ा स्कैम था। उसने मेरी फाइल 11 जगह डाली थी, और 11 जगहों से मेरे नाम पे लोन अप्लाई हो गया था। एक जगह पे तो बहुत प्यारा लोन अप्लाई हुआ था, मेरी वाइफ के नाम पे 2 व्हीलर एनफील्ड बुक हुई थी। तो मैं वही सोच रहा था, मेरे को बाइक भी नहीं आई, किस्तें भी भरनी पड़नी है। तो मैंने पिछले 2 हफ्ते में इतना भागा हूँ, हर बैंक को जाके बताना इतना मुश्किल था कि मैं ये हूँ वो नहीं। क्योंकि एक बैंक के लिए यही आइडेंटिटी है कि जो आया वही करण जोहरा, अगर डॉक्यूमेंट हैं तो। उसने सिर्फ मेरे बैंक में अप्लाई नहीं किया था, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो तुम लोग वो भी यूज़ कर लोगे। तो वो बंद कराने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट डे जो इस फ्राइडे को मैं सुबह था ना वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि कुछ 2 बैंक्स थे जिन्होंने कहा कि जब तक ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं होगा तब तक आपको हम लोग कोई लेटर नहीं देंगे, आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ अ रूल। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहता है ईमेल एड्रेस 24, आप अभी रजिस्टर करो, 24 घंटे के बाद आपको ईमेल अपडेट कर सकते हो। मैंने कहा चलो 24 घंटे, फ्राइडे तक हो जाएगा। मैंने ईमेल अपडेट करी। अब उसके बाद उसका मैसेज आता है अब 7 दिन के अंदर जब आपकी ईमेल अपडेट हो जाएगी तो उसके 15वें दिन आप हमारे को कनेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा आप लोग करना क्या चाहते हो। मैं जब उनको मेल करूँ वो क्लोज होने लग गई। मैं गया वहाँ पे बैंक में, मैं बड़ी कोशिश करी कि खो जाए किस तरीके से, जब कुछ नहीं हुआ उस बैंक में। जब मैं ऐसे हो गया था ना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तब मैं सच में बाहर आया। मैंने सूरज की तरफ देखे कि बोला कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। मैं जब बाहर आया ना तो मुझे पता चला कि कोई मेरे को फ़ोन कर रहा था और बैंक में सिग्नल नहीं था। तो उसने जो फ़ोन उठाया उसने कहा कि आपका ना एक ईमेल आया है। मैंने कहा मेरी सारी तो आप क्लोज कर चुके हो ईमेल्स। कहता लेकिन एक नहीं हुई थी। कहता आपको जो चीज़ें चाहिए हम आपकी हेल्प करते हैं। मैंने कहा दिस इज़ रॉन्ग। आप 35 डेज़ का टैट बता रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तब तक तो लोग घर लेके भाग जाएंगे, मैं क्या करूं बताओ। कहता वी आर हेयर टू हेल्प यू। उसने मुझे 2 मिनट के अंदर वो लेटर्स दिए, मैंने वो सबमिट किए, उस बैंक में गया, सब कुछ किया, सब कुछ हो गया। मैं उस चीज़ से बाहर आ गया, जस्ट एक विश्वास से कि मैं अकेला नहीं, मेरा गुरु मेरे साथ। और ये मैं आज नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ। और यही चीज़ है, उन्होंने कभी अकेला छोड़ा ही नहीं किसी को भी। आप में से कौन है जो कहता है कि हाँ मेरे को गुरुजी प्यार नहीं करते। हम सब ये कहते हैं कि मुझे गुरुजी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये इनका प्यार है। तो जब ये चीज़ हुई ना, उस दिन मेरे साथ एक चीज़ हुई थी, मैं शेयर करता नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा मैं रिस्ट्रिक्टेड वे में करूँगा इसको। आगरा में एक अंकल का मुझे कॉल आया था कि हमारे यहाँ उनके साथ एक सत्संग बहुत अमेजिंग हुआ। मैं किसी का सत्संग शेयर करता नहीं, बट आई एम जस्ट कनेक्टिंग इट, मेरे सत्संग से जुड़ा। उनको कॉल आता है कि आपको ना कुछ सामान आया है। तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं मंगाया। फिर फ़ोन आया कि सामान है, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। उन्होंने तीसरी बार फ़ोन करा, उनका नाम लेके कहा कि हम नीचे खड़े हैं, आप ज़रा ले लो ये सामान। वो गए तो बहुत बड़े बड़े कार्टन्स थे। उनको जब खोला तो जैसे बड़े मंदिर की गद्दी है गुरु जी की सिंहासन, वो सेम वो थी। साइड टेबल्स थे और फ्रंट में जो गद्दी चरण रखने की जगह थी वो थी। और जिसने भेजा वो उसका कोई पता नहीं था। तो उन्होंने जब ये बोला ना, कहते अंकल आपने आना ही है ज़रूर यहाँ पे। तो मेरा ना दिल तड़प रहा था। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ था कि मेरे बैंक अकाउंट्स के अंदर ना उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, उसमें मेरे को अमाउंट निकाल नहीं सकता था, कर नहीं सकता। तो मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था कि गुरुजी मुझे इतना माड़ा मत बनाओ कि मैं निकल ना सकूं इससे। मैं कहा मेरे भाव है कि मुझे आपसे मिलना है। मुझे जिन्होंने लेके जा सकते थे वो छोड़ के चले गए, अब मुझे इस काबिल बनाओ आज से कि मैं खुद जा सकूं।
मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने हमेशा बोला अपने पैसे खर्च के ताऊ तीरथ पे आते हो, जब तो मैं ये इसको तीरथ मान के आना चाहता हूँ। ये मेरा बाप था, जब ये किया तो उसके अंदर सारी चीज़ें सॉर्ट हुई, अपने यहाँ पैसे आने शुरू हुए, सब कुछ हुआ। मैं ऑफिस गया, मैंने इमीडिएटली बोला मैं कहीं जाना है, मुझे जाने दो। मैं घर आया, अपने बेटे को भी यहाँ पे छोड़ा, हमने कहा वो आएगा 3:30 तक तो नहीं, गाड़ी ली और सीधा भागा यहाँ से आगरा अपनी आंटी को लेके। मैं अपना दिमाग तब भी लगा रहा था। मैंने कहा 5 बजे सत्संग है, जब हम यहाँ से निकले तो उसमें लिखा हुआ 5:30 पहुँचोगे। मैंने कहा नहीं, मैं देखना कितनी तेज चला के 5 में पहुँचा दूंगा, और मैंने वही हरकत करी थी, मेरे को डांट पड़ने वाली है। मैं 140 के करीब भगा रहा था गाड़ी, लेकिन खाली था रास्ता, अनकंट्रोल्ड वे में, ऐसा नहीं कि मैं रैश चला रहा हूँ। आंटी प्लीज़, मेरे को डांटना नहीं है, मेरी आंटी मुझे गुस्से में लग रही हैं। तो ये जब हो रहा था ना, तो मैंने कहा बस हो जाएगा। ऐसे करते करते उसमें आ गया 4:55 अराइवल। मैंने कहा अब देखा मैं पहुँच गया ना, मैंने 5 मिनट में पहुँचा देना है। और जब मैं वहाँ गया तो आगरा का पहला कट आया, तो उसने कहा लेफ्ट लो। मेरे को याद है, मैं पिछली बार हम आए थे, यहाँ फंस गए थे जाम में, इधर से नहीं जाना। मैंने सीधा गया था तो बिल्कुल ठीक था, मैं सीधा ही जाऊँगा। ये कट ऐसे निकला, मैंने जैसे सामने निकला हूँ ना, वो ETA हो गया 45 मिनट्स। मैं कहा 45 ये क्यों? आगे पुल बंद था और मैं नीचे उतरा, और वो ऐसी होते होते गलियों में से निकाला उसने मुझे दुनिया की। मैं इधर देखा ना तो ताजमहल पहले इधर से देखा, फिर सामने से देखा, फिर साइड में से देखा। मैंने कहा आगरा का तो हो गया। और जब हम पहुंचे थे ना, जब मैं अंदर पैर रख रहा था, टाइम था 5:35। मैंने कहा वो मेरा स्टैम्प थी कि तूने इतने बजे आना है, तू अपनी चतुराई करके ना अपने आप को 5 o'clock पहुंचा रहा था, पहुंचाया 5:35 पे। जब मैं गया तो आंटी सारे थे वहाँ पे, सब मिले थे। तो मेरी जर्नी वहाँ पे यही थी कि जब मैं वहाँ पहुँचा था ना, तो अंकल से जब मिला तो उन्होंने कहा कि ना हमें पता था आप ज़रूर आओगे, क्योंकि जब सुबह उन्होंने मुझसे बात करी ना, कहते आपकी आवाज़ में एक वाइब्रेशन है। मेरे को ना एकदम दुख ऐसा हो गया था, मैंने कहा मैं क्यों नहीं जा पाया। जैसे कहते हैं ना हैंडीकैप हो जाता है आदमी कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन गुरुजी ने वो भाव देखा ना, तो दुनिया बदल के पहुँचाया वहाँ पे। कैसे मैं जानता हूँ, नहीं तो मैं इतनी हिम्मत नहीं करता कि उठता चलो बच्चा घर पे हम लोग जा रहे हैं। आंटी ने भी सपोर्ट कर दिया। होके वहाँ से जब आ रहे थे तो वहाँ पे बस एक दुआ भी काम आती है ना, कहते हैं। मेरे को पूनम आंटी ने जाते जाते बस एक ही चीज़ बोली थी, कहती कोई नहीं, अगली बार ही आओगे ना तो अपने पैसों के ना बड़े बड़े सत्संग सुनाओगे। मैंने कहा ठीक है जी। मैं वापस आया ना तो मैंने काफ़ी लोन क्लोज करने के लिए डाला था जो नहीं हो रहे थे, बिकॉज ये प्रॉब्लम आ गई थी बीच में। तो जब मैंने वहाँ कल सुबह मैसेज देखे ना, कल सुबह मुझे 18 मैसेजेस थे HDFC बैंक से, और ये बता रहे थे कि आपका ये लोन बंद है, ये लोन बंद है, ये लोन बंद है, ये लोन बंद है। मैं वो पढ़ते जा रहा था, मैंने कहा ये सारे, और मैंने आज भी अपनी नेट बैंकिंग देख रहा था और उसमें देख रहा था सारे लोन क्लोज है। वो मज़ा आ गया। अब तो किसी ने, मैंने जब ये बोला ना, मैंने किसी को, तो मैंने को एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा मैं जब भी इसको नरेट करना चाहूँगा तो ये बताने के लिए करूँगा कि गुरु के साथ अपनी जर्नी करो तो सही, अपने कर्म काटो तो सही। ये मत सोचो कि करण अंकल के हो गए तो मेरे भी हो जाएंगे। मेरे हुए नहीं थे, मुझे पता है। उन्होंने मुझे किसी निचोड़ के ज़मीनों पे मार मार के समझाया है कि जब तक तेरे नहीं कटेंगे मैं नहीं करना। और मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उसी चीज़ को एक्सेप्ट करके चलता रहा। मुझे उसी दिन सुबह जब मैंने वो मैसेज चेक किया था, उससे पहले एक चीज़ हुई थी जो मैं गुरुजी से हमेशा मांगता था। मैं जब भी सत्संग से पहले जो बोलता हूँ ना, उसकी आधी बात अपने यहाँ बोलता था दिल में। मैं हमेशा कहता था मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा। मैं मन में हमेशा बोलता था गुरुजी कदी ते को हूँ तू मेरा। मैं कभी नहीं बोलता था अपने मुंह से, लेकिन अंदर बोलता था। उस दिन ड्रीम में सिर्फ गुरुजी 1 सेकंड में वाइट चोला पहना था, उन्होंने आए, उन्होंने एक ही चीज़ बोला, हूँ तू मेरा। उन्होंने ऐसे किया और ड्रीम खत्म। और तब मैंने ये मैसेजेस देखे ना कि मेरे लोन क्लोज हो रहे हैं, तो मैं इतना खुश था। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता मेरी एडमिशन इतने सालों बाद हुई है। मैंने कहा लोग कहते हैं ना कि कभी मेरी तो आज ही हो गई, कल हो गई, मुझे बहुत लंबी करनी पड़ी। मैं आज भी नहीं हुआ एडमिट, मेरे को नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि जब मैं वहाँ से निकला था ना, मेरी मैं को टेस्ट करने के लिए गुरुजी ने एक मेरे सामने फेंका था पैंतरा। जब मेरे लोन क्लोज, मैं सब कुछ ऑफिस जा रहा था ना, जब ऑफिस नहीं, मैं इधर ही कहीं जा रहा था पास में, सडनली एक बुजुर्ग ना गाड़ी में वो लगा अपने, वो उसके आसपास ना कुछ वो लगे हुए थे थोड़े थोड़े, जिसमें पानी भरते हैं, क्या कहते हैं, तो वो लेके जा रहा था। तो एकदम से ना चलते चलते वो लेफ्ट हुआ, मेरी गाड़ी के आगे आने लगा। मेरे मुंह से जो निकलने वाला था ना, क्योंकि अभी तो मैं फ्री हो गया ना, मैं तो पैसे आ गए, तो मेरे मन में ना ऐसे बोलने लगा था। मैंने कहा अबे तू, और ऐसे करके ना मैंने अपनी दोनों कंधों को ना ऐसे जोड़ा और ऐसे करके हाथ जोड़े, सॉरी। मैंने कहा ये टेस्ट था। मैंने कहा मैं अभी बोलने वाला था अबे वो एक टुच्चे, ये पुराना करण था। तो मैं जब बोलने लगा था ना, तो मैंने हाथ जोर से जोड़े, मैंने कहा सॉरी।
मैंने कहा मुझे अपने आप को संभालना है, क्योंकि गुरुजी दे के भी टेस्ट करते हैं और आपसे लेके भी टेस्ट करते हैं। मेरे से तो लेके टेस्ट किया था, आज उन्होंने जब दिया ना तो वो टेस्ट हुआ ही था शुरू। मैंने कहा आज ही ना फेल हो जाऊं। तो ये जर्नी गुरुजी के साथ मेरी अप्स एंड डाउन्स में बहुत चली है, लेकिन मैंने हमेशा ये देखा है कि जब आपको एक पॉइंट तक जब प्रॉब्लम आती है ना, वो संभालने के लिए आपके पास खुद आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं। मुझे आज तक वो समझ नहीं आया कि अब वो कैसे मिलेंगे और कल क्या होगा। तो इसलिए ज्ञान किसी के पास नहीं, सत्संग जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिससे आप वो सीखते हो जो गुरुजी आपको सिखाना चाहते हैं। आप अपने आप को वहाँ लेके आते हो और वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, आप उस बात को प्रेजेंट करते हो कि ये सत्संग है मेरा। जो गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु है ना, उन्होंने ये मुझे सिखाया है मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से मेरे। ये नहीं है कि मेरे में ज्ञान है और मैं रोज़ सुबह इंस्टाग्राम पे आके ज्ञान बांट रहा हूँ। मेरे को ज्ञान नहीं आता, मैं वही बात को रिपीट करता हूँ जो मुझे गुरुजी मेरे लाइफ में मुझे सिखाते हैं। किसी को समझ में आए ना आए, मैं कोशिश करता हूँ इस चीज़ में। यही सत्संग है हमारे। एक सत्संग में बोल रहा हूँ, मुझे कभी गुरुजी अगर याद दिलाएंगे तो मैं दोबारा अगर आ पाया उसमें तो। बट मेरी लाइफ की जर्नी इसमें यही सब कुछ हुआ। तो गुरुजी जो कराते हैं और जो करते हैं आपके चंगे के लिए करते हैं, क्योंकि गुरु जी होते हैं ना, उनका आपको माड़ा करने का कभी भी इंटेंशन नहीं होता, वो किसी का माड़ा नहीं करते। बस यही सीख के आप प्लीज़ अपने आगे बढ़ें, इसी को माने और इसी में ही चलें। कल सत्संग पे नहीं जा पाया, सेवा पे नहीं जा पाया तो बहुत गुस्सा चढ़ रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लोज करनी थी मुझे। वो क्लोज करने के बाद इतना लेट हो गया कि नहीं हुआ। तो जब मैं, एक अंकल ने बोला अंकल कि आप ना घर पे हो आज, मैंने कहा हाँ, कहते आ जाओ सत्संग है। मैंने कहा मैं लेट हो जाऊँगा, कहते आ जाओ। मैं वहाँ ऐसे ही गया, मत्था टेका और मत्था टेक के अंदर चल के सबसे आराम से बैठ गया, किसी से मिला नहीं था मैं। तो एक आंटी ने, उस टाइम का मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में ना उन अंकल ने मुझे कहा करण अंकल जरा आगे आके गुरुजी के नाम बैठ जाओ जरा 2 मिनट, तो अनु कुछ दसना है आंटी ने। मैंने कहा क्या? कहते वो आंटी ने ना अपना सत्संग नरेट करना शुरू किया। कहती मैंने ना ध्यान में बोला गुरुजी के साथ कि गुरुजी आज तो मेरे को सत्संग सुनाने की आज्ञा नहीं है, तो आज किसका सत्संग सुनना है? कहते आज तो इतने करण औजला आया हुआ है, वो सत्संग सुनाएगा, और सुनी। तो उसने ना ये बोला अंकल को, अंकल करण औजला आपके आया हुआ है। उनको लगा बड़े कनेक्टेड है, कहीं करण औजला कोई ले आए हैं। कहते करण औजला नहीं बोलिया होना उन्होंने, करण जोरा बोले होना है। कहते करण जोरा, और हाँ यही होना है अंकल। तो गुरुजी ने उनको ये बोल के ना आगे बुला के वो हुक्म दिया कि अब तू सुना। मेरे को पता नहीं, मैं 2 घंटे 3 घंटे लगा रहा, लेकिन मज़ा बड़ा आया। लेकिन ये कहते हैं ना, बिन भागा सत्संग ना मिले। मेरे को ये सब समझ में आता है, क्योंकि कभी कभी मैं अपनी मैं लेके जाता था ना, मैंने आज सत्संग सुनाना है, बैठ जाओ। और कभी कभी पीछे जाके बैठ के ये सोचते थे ना कि मैंने नहीं सत्संग सुनाना, गुरुजी आज सुनने की आ गया, उस दिन सबसे आगे। तो ये सब गुरुजी कराते हैं। आज अगर मैं यहाँ भी हूँ तो ये भी इनकी आगे होगी। मैं नहीं कहता कि वो मुझे बोल रहे हैं, हम सबको भी सत्संग सुनाने चाहिए। बस अपने गुरु पे विश्वास रखो, उनका गुणगान प्लीज़ किया करो। यहाँ पे मत सोचा करो कि मैं कहीं जाती हूँ वहाँ पे वो आई है तो मैं नहीं बोल सकती या बोल सकता। सब बोलो। मुझे भी इन्होंने वो कहते हैं ना, जैसे सब चीज़ों में से निकाल के अगर बाहर निकाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सबके लिए है। तो प्लीज़ सब समझे और इसके अंदर यही जाने कि अपना भाव सच्चा रखो। मैं एक जो चीज़ बोलता हूँ, प्लीज़ भोले बन के रहो। ये चरण चलाकियाँ करके कुछ नहीं मिलता। भोले बन के बाद बोल ले जाते हो गुरु जी से जो आपकी किस्मत में लिखा भी नहीं हो। मैं तो यही मानूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।